नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की रणनीतिक ताकत, सटीकता और त्वरित निर्णय का बड़ा उदाहरण बताया है। हाल ही में एनडीए पासिंग आउट परेड के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम जैसी स्थिति है। आर्मी चीफ ने कहा कि यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना किसी भी नए अभियान के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके बयान को भारत की भविष्य की सुरक्षा रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि इस ऑपरेशन ने यह नया मानक स्थापित किया है कि जब राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग दृढ़ संकल्प के साथ किया जाता है तो किसी भी उकसावे या चुनौती का सटीक जवाब कैसे दिया जाता है। युद्ध क्षेत्र अब पूरी तरह पारदर्शी हो गए हैं, इसलिए सेना अब एआई, ड्रोन, साइबर और सूचना युद्ध जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए 24x7 युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि युद्ध हमेशा जेंडर न्यूट्रल होता है और ये किसी एक लिंग तक सीमित नहीं है। ऐसे में आर्मी चीफ के इस बयान के क्या मायने हैं, कौन है टारगेट पर और कहां तबाही मचाने की अगली तैयारी है, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ बयान है, पहले सुनाते हैं। As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role. What we have seen over a period of time, that it's 24/7, the battlefield is so transparent that every movement is known to the other side. Therefore, we have to be very cautious in terms of our deployment, in terms of our employment and the protection which is required to protect our troops as well as the civilians in the border. तो ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी है और पाक पर पड़ेगी भारी। देखिए, ये बात इसलिए है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर किसके लिए हुआ, कब हुआ, पाकिस्तान की बात थी, तो यहाँ पाकिस्तान का जिक्र बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन अगली तैयारी क्या है और ऑपरेशन सिंदूर यदि खत्म नहीं हुआ और कहते हैं ना कि अभी उस पर कुछ भी आगे हो सकता है। जो हमारी तीनों विंग्स हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं और अब तो काफ़ी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हो चुकी हैं। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल सही है, जब 24x7 तैयारी की बात आती है यानी आप हर पल अलर्ट हैं कि कब कहाँ किस चीज़ के लिए काम करने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि बात देशहित की हो रही है। दूसरा सिनेरियो ये भी कहता है कि उनके बयान के मायने क्या हैं, क्या वाकई इसे जो देश में या दुनिया में चल रहा है उन सारी चीज़ों से कनेक्ट किया जाए, या वाकई कुछ और ऐसे इनपुट्स हैं जिसकी वजह से ये तैयारी या उनका बयान इस वक्त आया है। तो बहुत कुछ इसके मायने हो सकते हैं, एक्सपर्ट बहुत बेहतर बताएंगे। सीधे चर्चा पर चलते हैं। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल। पीसी थपलियाल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। एक और रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं डॉक्टर राहुल बाली। राहुल बाली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं थपलियाल जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं जी? थपलियाल जी, कैसे आप सेना प्रमुख के इस बयान को देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, हमारे और आपके सामने था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जो बात हो रही है, इसके बयान के क्या मायने हैं? देखो, ये अचानक आया हुआ बयान है और हर व्यक्ति जो देश के गतिविधियों में कंसर्न है वो उसको जरा अचंभा सा हुआ कि अचानक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये नए जो एनडीए कैंडिडेट के वहां पे उन्होंने संबोधित किया और ये किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जिंदा है। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर लास्ट ईयर ही हुआ था तो उस समय अपना जिस तरह से कि भाई तुमने 3 दिन में युद्ध बंद क्यों कर दिया, इसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही थी और उन्होंने कहा नहीं, ये तो केवल सस्पेंड हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी रहेगा। लेकिन जारी रहेगा और उसके बाद एक सन्नाटा सा आया, बहुत सी गतिविधियां हुई। ईरान, इराक, जो ईरान का, इजराइल और अमेरिका का जो फाइट हुआ, पूरा विश्व की नजर उधर थी। लेकिन अचानक ये बोलना कि अभी ऑपरेशन जो सिंदूर है वो 2.0 के रूप में शुरू किया जा सकता है, इसका मतलब कि आपका
ध्यान अभी भी अ, लड़ाई करने की ऊपर है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं इस समय देश में, तो पाकिस्तान का जो राजनीतिक बिहेवियर है वो बहुत ही मैच्योर्ड रूप से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चाहे उसकी भूमिका यूएनओ में हो और चाहे उसकी भूमिका आज जो युद्ध की मेडिटेशन में जो बीच बचाव करने में जो भूमिका रही है, उस भूमिका से पाकिस्तान थोड़ा विश्व पटल पे अपर स्थिति में है। अब वो पाकिस्तान से हम जबरन झगड़ा, वो तो झगड़े के मूड में नहीं है। ये निश्चित है कि पाकिस्तान अभी लड़ाई के मूड में नहीं है, लेकिन हम अगर लड़ाई के मूड में हैं तो क्या इसलिए हैं? क्या हमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो टारगेट है वो अभी भी है? टारगेट नहीं बताया गया, केवल ये बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर बददस्तूर 20 की तैयारियां, और तैयारियों में भी जो कहा गया है जो सेना अध्यक्ष ने, वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था। हम्म। उन्होंने कहा कि भाई तुम ड्रोन चलाना सीखो, सभी लोग ड्रोन चलाना सीखो, और दूसरा बोला कि अंतरिक्ष की जो वो है वार, अंतरिक्ष का यूज किस तरह से वार में होगा, ये भी उन्होंने वहां पे बोला। लेकिन इसका भी स्पष्टीकरण नहीं किया कि कितनी सैटेलाइट पावर हमारे पास है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि चाइना इस समय पूरी तौर से सैटेलाइट के मामले में हमसे बहुत सुपीरियर है, और उसके तार जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और इवन जो विश्व में इस समय हम देख रहे हैं, ईरान यूं ही पाकिस्तान अमेरिका को घुटने टिकाने में कामयाब नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं चाइना का रोल हमें नजर आता है। ठीक है। लेकिन लेकिन जी ठीक है जी धपियाल जी, मैं जल्दी से वापस आऊंगी। मोहम्मद अली शाह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, राकेश जी, मोहम्मद सुन पा अली रहा हूँ शाह आपको जी, मैं अच्छे से। सुरक्षा की दृष्टि से ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और सुरक्षा किसकी? क्योंकि देश हित की जब बात होगी, और क्या वाकई में इस तैयारी की या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जो बात हो रही है, वाकई कोई और एक प्लानिंग है? यदि है तो किसके लिए हो सकती है, या वैश्विक स्तर पे कोई चीजें हो रही हैं, उस नजरिए से बयान है? एक्चुअली में ना, सिर्फ उनके बयान को किस तरीके से हम समझें, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जी, राकेश जी, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, आर्मी चीफ साहब का जो बयान है, जनरल द्विवेदी साहब का बयान, उसको गंभीरता से लेना चाहिए पहली बात तो। और जी हाँ, ये बात ये नोन फैक्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये उस टाइम पे भी जब कहा था कि ऑपरेशन के अभी तो बस पॉज हुआ है, अभी फुल स्टॉप ही लगा है, कॉमा है बस, तो ये मालूम था सबको। तो बेसिकली इट्स नथिंग न्यू। और ऐसा नहीं है कि एकदम से हमको कुछ ताजुब हुआ सुन के कि हाँ, ये पॉज है। और ये रिफ्रेश कराना, याद दिलाना पाकिस्तान को बहुत जरूरी है कि भैया, मजाल है तुम्हारी कि अगर तुम हमारे पे नापाक नजर डालोगे तो देखिए, 88 घंटों के बाद जो पॉज हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये सही मौका था पीओके लेने का, हमने क्यों हॉल्ट कर दिया। देखिए, जो लड़ रहे हैं ऑन ग्राउंड, उनको ज्यादा मालूम होता है, उनको पता होता है एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। और सरकार उनसे पूछ के जो कदम उठाती है, उनसे पूछ के उनकी रजा मर्जी के बाद, तो बिल्कुल। और अगर ये बयान आया है तो बिल्कुल इसमें मैं कोई नई चीज नहीं देख रहा हूँ। ये सबको मालूम था, और बिल्कुल इसमें तो पाकिस्तान को ये याद दिलाना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि चाहे वो हालांकि जो नई बात क्या मतलब, जो जिसपे तवज्जो नहीं दिया था वो कि ट्राई सर्विसेज सिनर्जी, यानी कि लैंड, जमीन, मरीटाइम, नेवी, एयरफोर्स, साइबर और स्पेस डोमेन्स में भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। तो ऑप सिंदूर जो 2.0 होगा, ये बहुत ही भीषण होगा। अब आप देखिए, साइबर और स्पेस डोमेन्स का इसमें इतना इन्वॉल्वमेंट था नहीं पिछले बार। इस बार इन्वॉल्वमेंट होगा। और जनरल द्विवेदी साहब रिटायर होने वाले हैं वो अगले महीने, मतलब जून आ गया मान लीजिए आप। तो जनरल द्विवेदी साहब, लेकिन एक अच्छा संदेश पाकिस्तान को है कि भैया, आप अब पंगा मत लेना, आपने गलती करी पिछले मर्तबा, आपको कड़ा तमाचा मिला। इस बार हमारी पूरी तैयारी है, आपकी मजाल है आप हम पे नापाक नजरें डालोगे। तो ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान को बार बार ये याद लाना चाहिए।
ठीक है, मैं वापस आऊंगी। राहुल जी मुझे सुन पा रहे हैं? राहुल हाँ जी, जी, राखी जी नमस्कार। नमस्ते। राहुल जी, अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ये हम सब जानते हैं। ये बात तब भी आई थी जब सीज फायर को लेके बहुत तमाम बातें आई थी, बहुत सारे सवाल भी उठे थे, बट ये सबको क्लियर था। लेकिन इस वक्त पे ये बयान आना और सुरक्षा की दृष्टि से आना, एक संदेश भी पहुंचाने की कोशिश करना, क्या वाकई सिर्फ पाकिस्तान के लिए या इसके पीछे कुछ और भी है? क्योंकि वैश्विक स्तर पे जो चीजें चल रही हैं हम उसे भूल नहीं सकते, और हम 24/7 हम तैयार हैं, हमारी सेना तैयार है। ये बताना और एक स्ट्रांग मैसेज देना, ये क्या दिखाता है? राखी जी, ये 1.0 जो था सिंदूर ऑपरेशन, वो रेस्ट्रेंट और नॉन एस्केलेटरी मैनर में था। उसमें ना तो भारत पूरी तरह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था, तैयार होगा, लेकिन वो मन की इच्छा नहीं थी किसी भी देश की। अभी मन की इच्छा नहीं होगी कि वो पूरी तरह लड़ाई युद्ध शुरू करके और वो करे। इसलिए जो अभी आर्मी चीफ साहब का बयान आया है, ये उन लोगों को, पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप के ग्रुप को एक क्लियर मैसेज जाता है। आपने देखा होगा जब संदूर 1.0 किया गया तो कोई भी सिविलियन की डेथ नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ टेररिस्ट कैंप को ही तबाह करने की उन्होंने कोशिश की। और आज जो उन्होंने बयान दिया है, मेरा मानना ये है कि उनको एक मैसेज देना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम, कि अगर आप हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखते हैं, या ऐसा कदम जैसा कि पहलगांव में किया गया जिसके चले संदूर हुआ, तो आपको इसका और ज्यादा हर्जाना भरना पड़ेगा। दूसरी तरफ जैसे प्रकाश जी कह रहे थे कि भारत जो है लड़ने के मूड में है, मुझे लगता है कि आज दो युद्ध हमारे सामने हैं। एक तो ईरान और अमेरिका का, और दूसरा यूक्रेन और रशिया का। ये दोनों युद्ध किसी ने नहीं सोचा था कि इतने लंबे चलेंगे, और दोनों तीनों कंट्री इस वक्त पूरी तरह युद्ध में वो तबाह होते नजर आते हैं। अमेरिका भी तबाह हो रहा है और उधर रशिया भी तबाह हो रहा है। अगर आप इंटरनल रिपोर्ट्स देखेंगे तो सबकी इकोनॉमी जो है वो डामाडोल हो रही है इस वार की वजह से। तो मुझे लगता है कि जो हमारा भारत देश है वो उसको लगातार अपनी तैयारी में रहता है, और आने वाले टाइम में वो इनको मैसेज देने की टाइम टू टाइम जरूरत भी है। इसीलिए आर्मी चीफ साहब ने ये एक मैसेज दिया है, ना कि मैं समझता हूँ कि ना कि पूरा युद्ध करने के मूड में ये चीजें कही जा रही हैं। ठीक है, मैं जी थपलियाल राखी जी इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, देखिए ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान के लिए हुआ, किस वजह से हुआ ये हम जानते हैं। लेकिन भारत की जो कहते हैं ना अपनी एक ताकत है, और हमारी सेना की जो ताकत है, मुझे लगता है अभी सभी लोग एक बात कह रहे हैं कि एक संदेश देना समय समय पे बहुत जरूरी है। मुझे ना जाने क्यों ऐसा पर्सनली फील हो रहा है, एक संदेश उन लोगों के लिए भी है जो वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता कराने की बात करते हैं। ओवरऑल सिनेरियो को देखिए, अपनी ताकत डायरेक्टली नहीं, लेकिन इस तरीके से मैसेज देने का जो प्रयास है, ये अपने आप में एक ताकत है भारत की। देखो, भारत की अपने आप में आज दिन तक इतिहास गवाह है कि हम लोग हमेशा, या तो हमारे पास रशियन ब्लॉक का सपोर्ट पीछे से रहा, या अमेरिकन ब्लॉक का सपोर्ट हमारे पीछे से रहा। हमने कभी भी ये दुस्साहस नहीं किया कि हम अकेले दम पे लड़ाई का निर्णय ले लें, कभी भी। ये मैं जानता हूं इस बात को। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आज द मोड ऑफ युद्ध हो चुका है, जो लड़ाई का तरीका बदल चुका है, और ये ईरान ने दिखा दिया विश्व को, जो शक्तिशाली अमेरिका, जिसके 7th फ्लीट से जब आता था समुद्र में तो लोग थर्रा जाते थे। हम भी 171 की लड़ाई में जब हम लड़ रहे थे ढाका में, और उस समय 7th फ्लीट जब हमने बोला कि अमेरिका का यहाँ की आगे आ रहा है, तो हम भी अंदर, हमने रशिया को बोला बचाओ हमें कहीं ये। लेकिन आज 7th फ्लीट सबसे कमजोर ताकत बन चुकी है। आज उसको छुपाना इतना मुश्किल हो गया है कि ईरान की मिसाइलों से किसी को भी नहीं बचा पाया अमेरिका। और स्थिति ये हुई कि अमेरिका शर्मसार हो रहा है। तो हम अगर मोड ऑफ ऑपरेंडी नहीं समझेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, तो देश
बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आज चारों तरफ से चाइना ने हमारी घेराबंदी कर दी है। उसने श्रीलंका को अपनी मुट्ठी में ले लिया है, पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में ले लिया है, बांग्लादेश को अपनी मुट्ठी में ले लिया है, और नेपाल में तो हम अभी बसों में जो हम कारों में जो जा रहे हैं इंडियंस, उनकी पिटाई शुरू कर दी उन्होंने। देखिए आप, उनका तो दुस्साहस है। और मैं आपको आज इस डिबेट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर चाइना ने उसके सिर पे हाथ रख दिया नेपाल में, और केवल मसालों का एक जखीरा अगर उन्होंने वहां इस्टेब्लिश कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं कि अमेरिका की तरह नेपाल हमें निशाना बनाता रहेगा। चीन वहां से बोलता रहेगा कि इस डिग्री पे हिट करो, और वो हिट करता रहेगा। देखो, इजराइल भी नेपाल के बराबर है, और नेपाल, हम इजराइल की प्रशंसा करते थकते नहीं है। और वो नेपाल भी किसी भी क्षण में चाइना उसको एक ऐसा हथियार बंद ताकत दे सकता है, और स्पेशली ड्रोन और मिसाइल की ताकतें जो हो चुकी है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज जिस तरह से हम ड्रोन में बहुत ताकतवर नहीं है, हमारे राइफल्स की जो स्थिति सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में हुई, जग जाहिर है। भले हम छुपाते फिरे, लेकिन स्थिति बहुत भयानक है। हमारी जग हसाई हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जो F-35 9,000 करोड़ का है, वो 16,000 करोड़ का राइफल इंडिया ने कैसे ले लिया? ये सवाल आज खड़े हैं। ठीक आज है हम अपने थपलियाल जी, को, जब मैं हमारी फाइलें खुल रही हैं, तो अपना मुंह छुपाने के लिए हम इन लड़ाइयों का सहारा लेना चाहते हैं। ठीक है और थपलियाल जी, मैं दुर्भाग्य एक सवाल मेरा व्यक्तिगत रूप से आपसे है। मैं कई चर्चाओं में आपके साथ हूँ। राहुल जी, एक सेकंड। मैं हमेशा देखती हूँ आपकी बहुत नाराजगी रहती है सरकार के कार्यशैली से, सरकार से, या कुछ और भी चीजें। देखिए, सच को बिल्कुल सामने आना चाहिए, और लेकिन कुछ नाराजगी आपकी रहती है। ऐसा क्यों सर? मतलब एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, क्यों अपनी सरकार के प्रति नाराजगी? देखिए, मैं मिसाइल्स में मैं तब इन्वॉल्व हो गया था 83 में। मैंने फ्रांस में ट्रेनिंग ली है। और जब ये जो राजनीति जब झूठा प्रचार करती है, तो आग लगती है हमारे को। क्या बात करते हो? आपने सीडीएस ने, जो अभी चौहान साहब बाहर गए, उन्होंने सिंगापुर में क्या स्टेटमेंट दिया था? एक नेवी के कैप्टन ने क्या स्टेटमेंट दिया था बाहर, उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था? तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें गंभीरता से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब ईरान ने दुनिया को एक पाठ पढ़ा दिया है कि डोंट टेक इजी, एनिमी को हल्का मत लो, चाहे कितना छोटा हो। इजराइल इतना छोटा होते हुए जो इतनी बड़ी ताकत का जो शक्तिशाली था, आज स्थिति देखिए, दो बड़े पावर से ईरान क्यों भिड़ा। जब इसकी एनालाइज आप करोगे, तो वही स्थिति आपके सामने आएगी ठीक है, जो आज हमारे सामने है। बिल्कुल ठीक है। जी। मोहम्मद अली शाह जी, आपका क्या मत है? ये देखिए, थपलियाल साहब की बात की मैं बहुत कदर करता हूँ। बहुत वरिष्ठ अफसर हैं और बहुत ही सॉलिड रेपुटेशन है सर की। सर बहुत ही जाबाज फौजी रह चुके हैं। और जब हम कुछ भी बात सुनते हैं, हम इसको इंस्टेड ऑफ सेइंग कह रहे नहीं नहीं यार, हमें उसको गंभीरता से एक तो लेना चाहिए, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और उसको सोचना चाहिए उसके बारे में। वो कहते हुए भी मैं ये कहूंगा कि हमारे चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ही रखी, उसमें तो ये बयान नहीं दिया। उन्होंने ये बयान दिया था नेशनल डिफेंस एकेडमी के पासिंग आउट परेड में, जहां पर कल उनकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी में डॉक्टर और फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी डीजीपी किरण बेदी भी वहां पे मौजूद थी कल। और इसमें देखिए, अगर आप फिर से देखिए राखी जी, इसमें जो यंग कैडेट्स थे, 353 यंग कैडेट्स थे। 353 यंग कैडेट्स को कैसे आप मोटिवेट करेंगे? उनको मोटिवेट करना चाहिए, यंग ब्लड है। उस 353 कैडेट्स में से 236 को अवार्ड किया जेएनयू से डिग्री। एनडीए की ट्रेनिंग 3 साल की होती है, यानी कि एक कैडेट 12वीं के बाद जाता है तो वो उसको ग्रेजुएशन भी वहां से मिलती है, फिर मिलिट्री ट्रेनिंग के 1 साल के लिए हो जाता है वो आईएमए, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग, इंडियन मिलिट्री एकेडमी ट्रेनिंग लेने के लिए। उसमें से देखिए 236 को तो जेएनयू में से मिले डिग्री, उसमें से 65 को साइंस में, 112 को कंप्यूटर साइंस में, 59 को आर्ट्स में, और 21 कैडेट्स जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के थे उनको आप कैसे मोटिवेट करोगे? आप यंगस्टर्स को, यंग ब्लड को आप मोटिवेट करोगे ये बोल के कि भाई आप घबराना मत, आप आ रहे हो, यू जॉइनिंग द फाइनेस्ट फोर्सेस ऑफ द कंट्री। और हमको सबको मालूम है ये लोग एनडीए में होंगे उस टाइम पे, लास्ट ईयर
जब ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो क्योंकि ये यंग माइंड होंगे, 1 साल के बाद जब आईएमए में ट्रेनिंग ले लेंगे, तो ये बिल्कुल जोश, जज़्बा, जुनून, और ये दे आर ऑल इन द अर्ली 20s, ये सब तकरीबन 20 साल के होंगे, मोटे-मोटे तौर पे अगर मैं बोलूँ तो। 1 आध साल ऊपर-नीचे ठीक है। आप उन युवा पीढ़ी को आप कैसे मोटिवेट करोगे? उनको मोटिवेट करोगे ये बोल के, उनके उनके ज़हन में जो फ्रेश याद होगा उनको, ऑप्शन होगा उनको। उनको अगर हम कारगिल वॉर के जो 99 में हुआ था या 71 में हुआ था, जहाँ पे मेरे फादर ने भी पार्टिसिपेट किया था, या उनको 65 या 62 के युद्ध के बारे में बताओगे, तो वो करेक्ट नहीं कर पाएँगे इतना शायद। कर पाएँगे, अच्छी बात है, उनको बताना चाहिए, लेकिन ऑप सिंदूर तो उनके माइंड में फ्रेश है ना, उनके माइंड में फ्रेश है, वो पास आउट हो रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है उनको ये बताना, एट द सेम टाइम एक तीर से 2 शिकार हो गए, पाकिस्तान को संदेश भी मिल गया। तो बेसिकली जहाँ पे 353 कैडेट्स ग्रेजुएट हुए, उनको ये बड़ा अच्छा, मैं तो कहूँगा एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, ये बहुत अच्छा तरीका है उनको मोटिवेट करने का। जी। बिल्कुल ठीक है। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए। हाँ, राखी जी, देखिए ऐसा है, जो चाइना है, चाइना का दबदबा जो है श्रीलंका और नेपाल और पाकिस्तान से आज से नहीं है। आप देखते हैं कि श्रीलंका के अंदर चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन श्रीलंका भी उससे पीछा चढ़ाना चाहता है। यहाँ तक रहेगी नेपाल की बात, नेपाल के पिछले 15 साल से आप देख लीजिए, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है बहुत ही कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर वो चाइना चाहता कि इंडिया के अंदर कुछ वो ऐसा करवाना चाहता, तो करवा सकता था, लेकिन क्या है कि उनकी भी एक, चाइना की भी एक लिमिटेशन है। अगर आप जियोपॉलिटिकल में देखें तो उनकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। आप देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, कितने सालों से चाइना कह रहा है मैं ताइवान को तबाह कर दूंगा, लेकिन चाइना इतना पावरफुल होने के बावजूद भी आज तक उसने एक पत्थर नहीं मारा ताइवान के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि आज युद्ध लड़ना किसी भी देश के लिए वो इकोनॉमिक ही नहीं, बल्कि एक ऐसा मामला खड़ा हो देखा जा रहा है कि वो युद्ध से पीछा ही नहीं छुड़वा पा रहे। कहाँ रशिया, इतना बड़ा देश, यूक्रेन को खत्म करके 15 मिनट 20 मिनट में आ जाता, आज फंसा बैठा है। कहाँ ईरान और कहाँ अमेरिका, क्या ताकत है दोनों की, है क्या अमेरिका इतना बड़ा देश होने के बाद। लेकिन आप ये देखिए ना कि यूए के कुछ लोगों ने ये लोगों ने कहा प्रेस के अंदर आके कि हमें तो अमेरिका ने फंसा दिया। तबाही तो दुबई वालों की हो रही है, अमेरिका का क्या जा रहा है उसमें? अमेरिका के तो जो बेस हैं वो उड़ाए जा रहे हैं इन मिडिल ईस्ट कंट्रियों में, लेकिन अमेरिका के ऊपर तो कुछ नहीं ईरान कर पा रहा, क्योंकि दूरी इतनी है। तो मेरा एंड रिजल्ट ये कहने का राखी जी कि हमारा देश हमेशा तैयारी में रहना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर कोई भी आंख ना उठा सके, चाहे कितना भी पावरफुल देश पाकिस्तान के पीछे हो ले। लेकिन हमारी शुरू से गवर्नमेंट की, कोई चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे आज बीजेपी है, वो हमेशा ही जो टेररिस्ट कैंप हैं उनके पनप रहे हैं, ताकि वो हमारे देश के आके कोई ऐसा पहलगाम जैसा फिर से दोबारा ना करें। तो ये मेरा मानना है कि ये तैयारी हमेशा ही होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और बात जोड़ूंगा, वो ये है कि जैसे प्रकाश जी ने कहा कि अब लड़ाई का जो है वो अब एआई की तरफ बढ़ गया है। वो सिर्फ आपके राइफल या इससे नहीं रहेगा। हम उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि आज ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी क्वालिटी में हमारा देश थोड़ा पीछे है, लेकिन उसके ऊपर डिफेंस हमारा बजट बढ़ रहा है, दिन पे दिन बढ़ाया जा रहा है डिफेंस बजट। और जो सरकारें देख रही हैं इस चीज को कि किस तरीके से हम एक की तरफ से बढ़े और अपने जितने भी वारशिप के अचीवमेंट्स हैं उसको और भी बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि अभी भी हमारे देश के अंदर R&D के ऊपर बहुत कम पैसा खर्च किया जा रहा। प्रकाश जी इससे मेरे सहमत होंगे, शाह भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि आज भी रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर हमारी सरकार जो है बहुत ही कम पैसा खर्च कर रही है, इसलिए हमें बाहर के देशों से जो जितना भी है वो खरीदना पड़ता है। ठीक है, ये मेरा कहने का है। बिल्कुल ठीक है। राहुल जी, मैं आप सभी के जो भी थॉट होते हैं उन सबका स्वागत करती हूँ। और ये जो चर्चा है, देखिए कोई भी बयान आएगा और देश हित को लेकर यदि सेना की तरफ से, यदि उनके चीफ कुछ कहते हैं, तो वो एक चर्चा का विषय इसलिए बनता है कि अगला टारगेट कौन है,
क्या कोई ऐसी एक्टिविटी है, क्या कोई इंटरनली ऐसे इनपुट्स हैं जिसकी वजह से ये संदेश देने की कोशिश है? तो ओवरऑल सिनेरियो ये कहता है कि क्योंकि देश के हम सब हैं तो हमारे पास भी अपडेट होना चाहिए। मुझे लगता है उस नजरिए से जो आप लोगों ने और पॉइंट्स रखे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, वो सब स्वागत योग्य हैं। फिलहाल समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी है और पाकिस्तान पर पड़ेगी भारी। देखिए, युद्ध कोई करना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह के इनपुट्स हैं और पाकिस्तान क्या कर सकता है, उसके बाद ये तैयारी बेहद जरूरी होती है। और एक संदेश देने की जो कोशिश है, जो भी सभी ने कहा कि एक संदेश समय समय पे जाना बेहद जरूरी होता है कि हम कितने ताकतवर हैं, इसलिए कोई भी आंख उठाने से पहले 100 बार सोचे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।